हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक गर्ग। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शो डॉक्टर विद डॉक्टर में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। और आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो इसी चीज़ के यानी कि कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर नेहा गुप्ता। डॉक्टर नेहा गुप्ता MBBS MD इन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फरीदकोट से की है। DRNB इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी मैम ने दिल्ली से की है। उसके बाद एसोसिएट कंसल्टेंट रहे हैं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली में। मैम ने प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA से सर्टिफिकेट है। और अभी मैम बठिंडा में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के तौर पर काम करती हैं। डॉक्टर नेहा गुप्ता का डॉक्टर विद डॉक्टर शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर दीपक, आपने इस शो में इनवाइट करा, बहुत बहुत धन्यवाद। इस शो के ज़रिए हम लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही अच्छा और प्रेशियस टॉपिक है, बिकॉज लोगों को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में नहीं पता। और इस टॉपिक के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू हम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला पाएंगे कि हाउ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ क्यों ज़रूरी है। तो मैम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ क्या है? बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ अक्टूबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसको सेलिब्रेट करने का रीज़न है क्योंकि ये लाया गया था 1985 में, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए रिगार्डिंग हम ब्रेस्ट कैंसर को लेके कैसे अवेयर हो सकते हैं, उसके लक्षण को देख के कैसे अवेयर हो सकते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करें और उसका पूरा ट्रीटमेंट कर पाएँ। तो मैम ये कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया और क्या ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ को स्टार्ट करना पड़ा? ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ स्टार्ट हुआ था 1985 में। ये बेसिकली अमेरिकन कैंसर सोसाइटी में शुरू करा था US में। उन्होंने साथ में कोलैबोरेशन करा था एक कंपनी से जो कि हमारी एस्ट्राजेनेका कंपनी है और जिन्होंने टमोक्सिफेन सबसे पहले बनाई थी। उन दोनों ने कोलैबोरेशन करके ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ पहले वीक से स्टार्ट करा था। 1 हफ्ते का प्रोग्राम होता था। उसके बाद जब हमें लगा कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ में बहुत अच्छे हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो ये प्रोग्राम एक्सटेंड करके 1 मंथ का कर दिया गया था। ये प्रोग्राम बेसिकली स्टार्ट किया था टू रेज फंड्स फॉर द पेशेंट रिसर्च सो दैट ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाए। और दूसरा स्टार्ट किया गया था ताकि हम पेशेंट को अर्ली से अर्ली पकड़ पाएँ और उनका ट्रीटमेंट कर पाएँ। तो मैम ये अवेयरनेस मंथ है, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, ऐसी क्या सोसाइटी में ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि अवेयरनेस के लिए एक पूरा मंथ स्टार्ट करना पड़ा? जैसे कि हम देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही मोस्ट कॉमन कैंसर है, ग्लोबली सबसे कॉमन, सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर्स में आता है। तो इसलिए ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अवेयर नहीं है कि अगर कुछ भी ब्रेस्ट कैंसर में लक्षण आ रहे हैं वो घर बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको एक डर होता है मन में कि पता नहीं किसको दिखाएं, कैसे दिखाएं, पता नहीं क्या निकलेगा। तो ये पूरा मंथ सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम लोगों में अवेयरनेस फैला पाएँ कि बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर हमें पता चल जाएगा अर्ली स्टेज पे ब्रेस्ट कैंसर तो हम इसका पूरा इलाज कर सकते हैं। दूसरा इसका रीज़न था शुरू करने का कि ऑलरेडी जो पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर के हैं उनको हम सपोर्ट कर पाएँ, उनको मोटिवेट कर पाएँ, उनको बता पाएँ कि ट्रीटमेंट पॉसिबल है और उनके लिए हम फंड रेज कर पाएँ ताकि हम पूरा रिसर्च और पूरा ट्रीटमेंट उनका कर पाएँ। तो मैम ये 1985 में स्टार्ट हुआ और अगर हम आज का सिनेरियो देखें तो ऑलरेडी 40 साल अप्रोक्सीमेटली हो चुके हैं ये मंथ को स्टार्ट किए हुए। 40 साल पहले अमेरिका में स्टार्ट हुआ, तो अमेरिका में भी लोगों में अवेयरनेस की कमी है, अमेरिका में भी लोगों में डर है। तो आप आज के दिन अगर हम हमारे देश भारत के बारे में सोचें तो क्या सिनेरियो है भारत में, क्या अवेयरनेस की भारत में ज़रूरत है? पहले और आज के कंपैरेटिव अगर हम देखेंगे, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ से फ़ायदा ये हुआ है कि पहले मैमोग्राफी बहुत कम कराते थे लोगों को पता ही नहीं था मैमोग्राफी होती क्या है। पर अगर आज हम देखेंगे छोटी से छोटी प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट तुरंत उठ के आते हैं हॉस्पिटल दिखाने के लिए कि मैम पेन हो रहा है या लंप है या कुछ भी दिक्कत होती है, क्योंकि वो अवेयर हो चुके हैं कि कुछ ना कुछ दिक्कत अगर है तो डॉक्टर को दिखा लें ताकि हमें पहले ही पता चल जाए कोई प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो रही। तो जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मैम स्टार्ट किया गया इस गोल के साथ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए, तो क्या क्या स्टेप लिए गए कि लोगों को अवेयर किया जाए ब्रेस्ट कैंसर के लिए? इसमें क्या था, हमें सबसे पहले डिटेक्शन करना है। सबसे पहले तो जो एवरेज रिस्क फीमेल होती है, जिसमें कोई हिस्ट्री नहीं है ब्रेस्ट कैंसर की, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उनको कोई जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है, कोई जर्मलाइन प्रॉब्लम नहीं है, म्यूटेशंस नहीं है, उनको हम एवरेज रिस्क बोलते हैं, मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल्स। उसमें शुरू करा गया था बताने के लिए कि जो स्क्रीनिंग है आइडियली वो डिफरेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली है
कुछ गाइडलाइंस बोलती है कि 40 ईयर्स के बाद हमें एवरी 2 ईयरली मैमोग्राफी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, अगर हमें अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, पेशेंट का पता चल जाएगा पहले से ही, तो हम अर्ली ट्रीटमेंट कर पाएंगे और पेशेंट कैन बी सर्वाइव्ड अप टू मेनी ईयर्स। मैम, हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो किन लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है और क्या स्टेप उन लोगों को लेना चाहिए अगर वो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में चिंतित हैं तो? ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ शुरू इसलिए हुआ था क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे लिए स्क्रीनिंग कराएं। स्क्रीनिंग करा के क्या होगा, एटलीस्ट हम पता चल जाएगा कोई एबनॉर्मेलिटी अगर है तो आज ही हम ट्रीटमेंट करा के उसको सॉल्व कर लें। तो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ का सिंबल जो है वो पिंक रिबन है। वो इसलिए लेके आया गया था क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पिंक रिबन पहन के हम फंड्स इकट्ठे कर सकते हैं, पहले तो रिसर्च के लिए। सेकेंड चीज़ है कि हम लोगों को गाइड कर सकते हैं कि मैमोग्राफी एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है, एक नॉर्मल 10 to 15 मिनट्स का प्रोसीजर है, जिसको करके हम टेंशन फ्री हो सकते हैं कि हाँ हमें लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर ये तभी पॉसिबल है अगर हम अपना एवरी 2 ईयरली स्क्रीनिंग कराते रहेंगे। अगर हम मान लो कुछ नहीं कराएं और 60-70 साल बाद आए कि एक लंप है, उस टाइम में हम टेंशन ज़्यादा होगी। अगर हम ये चीज़ पहले ही शुरू कर लें तो ये चीज़ हमें अच्छा ट्रीटमेंट कर पाएंगे हम लोग। मैम, सोसाइटी में हर एज ग्रुप की औरतें होती हैं, किन औरतों को स्क्रीनिंग की या फिर डॉक्टर को जाके दिखाने की ज़रूरत होती है? इसमें क्या होता है, डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। लाइक जिनमें बहुत पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, जिनके फैमिली हिस्ट्री में ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर है, या पेशेंट को ऑलरेडी कोई हिस्ट्री थी कैंसर की, या पेशेंट को कोई रेडिएशन की हिस्ट्री है, या कोई जर्मलाइन टेस्टिंग होता है लाइक ब्रेका टेस्टिंग ऑलरेडी पॉजिटिव है फैमिली हिस्ट्री में, तो उन पेशेंट का होता है हाई रिस्क। उसमें होता है कि एटलीस्ट आफ्टर 30 ईयर्स, अगर 30 ईयर्स के कंप्लीट हो गया है तो उसमें MRI प्लस मैमोग्राफी बोलते हैं कि स्टार्ट करा लेनी चाहिए एवरी ईयरली, ताकि हम अर्ली डिटेक्शन कर पाएँ और उसका ट्रीटमेंट कर पाएँ। पर अगर हमारे पास इंडिविजुअल है जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, फैमिली में किसी को नहीं था, कोई वैसे हिस्ट्री नहीं है, कोई लंप नहीं था, कोई और दिक्कत नहीं थी, पहले कोई डिस्चार्ज नहीं आ रहा था, ऐसे लोगों में क्या होता है यूजुअली आफ्टर 40 ईयर्स एवरी 2 ईयरली मैमोग्राफी शुरू कर देनी चाहिए। तो यानी कि मैम, जो लोगों को हाई रिस्क होता है उन लोगों को 30 साल की उम्र के बाद, जो कि बहुत छोटी उम्र है, 30 साल की उम्र के बाद से ही स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिसके अंदर MRI एंड मैमोग्राफी दोनों पर आते हैं। और जो लोग हाई रिस्क नहीं हैं, यानी कि जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई भी ऐसा आप रिस्क नहीं बता सकते कि इनको रिस्क है, उन लोगों को भी 40 साल की उम्र के बाद स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिसमें मैमोग्राफी हम करवाते हैं। 2-2 साल पे कराते हैं, जो 2-2 साल पे करवाते हैं। तो मैम, स्क्रीनिंग करने का जो भी लेडीज़ स्क्रीनिंग के लिए आती हैं, उनको, जैसे बहुत सारी औरतें गाँव में रहती हैं, जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं हैं, बहुत सारे शायद उनकी फैमिली में भी एक्सेप्टेंस नहीं है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्या उनके लिए आपके पास कोई सोल्यूशन है? बेसिकली अभी तो स्क्रीनिंग गाइडलाइन में मैमोग्राफी ही है, बट येस, अगर हमें ये बता सकते हैं कि कोई साइन एंड सिम्टम, कोई लक्षण दिखे, कोई सिम्टम दिखे, कोई दिक्कत लगे, तो फिर हम डॉक्टर के पास एक बार आके दिखा लें। लक्षण कैसे होते हैं, जैसे नॉर्मल दर्द हो रहा है छाती में, वो दर्द कोई रीज़न ही नहीं है, हमें पता ही नहीं किस कारण से हो रहा है, या फिर क्या है, गांठ दिख रही है छाती में जो कि बहुत टाइम से पड़ी है पर हमें लगता है कि ऐसी ही होगी, एक बार जाके दिखा लो, पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। तीसरी चीज़ होता है कि डिस्चार्ज आ रहा है, निपल से पानी गिर रहा है, खून आ रहा है और कोई भी दिक्कत आ रही है, या हमें ब्रेस्ट की दोनों साइड की शेप जो है वो एबनॉर्मल लग रही है, एक साइड की बड़ी, एक साइड की छोटी, और एक साइड में लग रहा है कि कुछ अलग है, मतलब स्किन टाइट है, या हमें कुछ जैसे ऑरेंज पील अपीयरेंस दिख रही है ब्रेस्ट की। अगर हमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी दिख रही है तो एक बार अपने आप को एग्जामिन कर लो, फील कर लो खुद से कि हाँ कुछ तो अलग है जो कि नॉर्मल नहीं है। तो एक बार जाके अपने किसी भी डॉक्टर को मिल लो, ये पूछ लो कि ये कुछ एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, उस हिसाब से डॉक्टर आपको गाइड कर देगा और फिर हम मैमोग्राफी वगैरह करा सकते हैं, टेस्ट वगैरह। यानी कि मैम, जो औरतें गांव में रहती हैं या फिर जो औरतें ऐसी जगह पे हैं जहां पे वो स्क्रीनिंग के लिए कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास नहीं जा सकती, हो सकता है कि वो मैमोग्राफी या फिर MRI ना करवा पाएँ, लेकिन उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कोई उनको सिम्टम तो नहीं है, जैसे कि आपने अभी बताएं कि डिस्चार्ज तो नहीं है, पेन तो नहीं है, या उनको खुद ही फील करके देखना चाहिए कि कोई गांठ तो अगर फील नहीं हो रही। अगर कोई भी ऐसा सिम्टम है तो उनको जल्दी से जल्दी नज़दीकी कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ढूंढ के उनको दिखाना चाहिए। हाँ जी। तो मैम, जो ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम इतने सालों से स्टार्ट हुआ है, 40 साल से जो स्टार्ट हुआ है, क्या सोसाइटी में इसका कुछ फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा हुआ है। पहले जो कैंसर्स मिलते थे हमें 4थी स्टेज के मिलते थे ज़्यादा से ज़्यादा। अभी स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू करने से एटलीस्ट ये हुआ है कि औरतों में वो चीज़ आ गई है, एक्सेप्टेंस आ गई है
पहले हमें स्टिग्मा लगता था कि हम डॉक्टर के पास जाके कैसे बोलें कि हमें ये टेस्ट कराना है, पर इस मंथ के थ्रू हम ये फैला सकते हैं मैसेज कि स्क्रीनिंग मैमोग्राफी इट इज़ अ नॉर्मल टेस्ट। ज़रूरी नहीं कि कैंसर पेशेंट्स को ही करना है, कि मैमोग्राफी सिर्फ उनमें ही किया जाता है। अगर हमें नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स भी हैं, जैसे हम हर ईयरली ब्लड टेस्ट कराते हैं, नॉर्मल टेस्ट कराते हैं अपने लिए, वैसे ही एक मैमोग्राफी भी एक नॉर्मल टेस्ट है जो हमें अपने लिए कराना चाहिए, देखने के लिए कि हम ठीक हैं, स्वस्थ हैं, या कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आ रही है बॉडी में। मैम, जब भी हम कोई गूगल पे सर्च करते हैं, कोई भी ब्रेस्ट कैंसर अगर हम सर्च करते हैं तो एक पिंक रिबन आ जाता है, तो ये पिंक रिबन क्या है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? बेसिकली जो पिंक रिबन वाला कंसेप्ट आया था वो 1991 में आया था। पिंक रिबन लेके आया गया था क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास फंड्स नहीं थे, हमारे पास इतने रिसर्च के लिए चीज़ें नहीं थी कि हम रिसर्च कर पाए, पूरा ट्रीटमेंट कर पाए और कॉजेज़ ढूंढ पाए कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है। तो उसके लिए हमें फंड्स चाहिए थे टू पुट इनटू रिसर्च, तो ताकि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर पाएँ ब्रेस्ट कैंसर का। तो पिंक रिबन वॉज उस टाइम पिंक रिबन का कंसेप्ट लेके आया गया था, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पिंक रिबन लेके लोगों के मन में अवेयरनेस फैला पाएँ और लोगों को बता पाएँ कि पिंक रिबन का कंसेप्ट क्या है। पिंक रिबन बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए इंडिकेट करता है। मैम, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि ये पूरा मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या प्रोग्राम या इवेंट्स होते हैं लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए? बहुत सारी जगह पे सेमिनार्स कराए जाते हैं, एजुकेशनल सेमिनार्स दिया जाता है, बहुत सारे हेल्थ केयर टॉक्स चलते हैं, स्कूल्स में दिया जाता है, कॉलेजेस में दिया जाता है, हॉस्पिटल्स में दिया जाता है, और बहुत सारे कई बार मैराथन हो गया, वॉक्स हो गई जो हम चैरिटेबल वॉक्स करते हैं, और बहुत सारे फंडामेंटल प्रोग्राम्स किया जाता है ताकि हम फंड्स रेज कर पाएँ। तो मैम, जैसे कि आप कैंसर स्पेशलिस्ट हो, लेकिन जो अवेयर लोग हैं, जो कि हो सकता है कि डॉक्टर ना हो लेकिन अवेयर हैं, वो उनको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, उनको ये पता है कि ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग होती है, क्या वो लोग भी इस अवेयरनेस में मदद कर सकते हैं? वो मदद कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को पढ़ा के उनको एजुकेट कर सकें, ताकि उनके आसपास जितनी भी फीमेल उनको ये बता पाएँ कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ का सिग्निफिकेंस क्या है और जो हम मैमोग्राफी कराते हैं वो क्यों ज़रूरी है। क्योंकि कई बार पेशेंट आके पूछते हैं हमसे, मैं मैमोग्राफी क्यों करानी है, तो हमें बताना पड़ता है कि नॉर्मल टेस्ट है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं, नॉर्मल एक्सरे है, वो करके हमें एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि कोई दिक्कत है या नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो बहुत बढ़िया है, हमें टेंशन फ्री हो जाएंगे, पर अगर दिक्कत है तो हमें आज ही उस चीज़ का ट्रीटमेंट हो जाएगा और आज ही हमें हल मिल जाएगा कि क्या हम कर सकते हैं इसके लिए। मैम, अगर कोई पेशेंट अवेयर है और वो अपना स्क्रीनिंग करवा रहा है, और अगर उसके मैमोग्राफी या फिर एमआरआई जो आपने बताया, एमआरआई एंड मैमोग्राफी, उसमें कोई ऐसा साइन आ जाता है जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए सस्पिशियस है, तो क्या आप हमें ब्रीफ में बता पाएंगे कि आगे ट्रीटमेंट कैसे चलता है, क्या उसके बायोप्सी होती है, आगे क्या ट्रीटमेंट होता है और कितना इसका सक्सेस रेट है? अगर मान लो हमें कोई बेसिकली इसमें बायरेट्स ग्रेडिंग होती है। मैमोग्राफी में क्या होता है कि रिपोर्ट आएगी जिसमें लिखा होगा बायरेट्स 2, बायरेट्स 3, बायरेट्स 4, बायरेट्स 5, ऐसा ग्रेडिंग आता है। वो डिपेंड करता है कि किस पेशेंट का कौन सा कैटेगरी आया है। मान लो बायरेट्स 3 आया है किसी का, बायरेट्स 3 का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी कैंसर का होने का लेस देन 2% है, बहुत कम है, पर स्टिल प्रोबेबिलिटी है। 100 में से 1 या 2 पेशेंट्स को कैंसर निकला है। तो पहले क्या होता था कि बायरेट्स 3 में हम, इट वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल, स्टिल इट इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल कि हमें करना है नहीं करना है, पर अभी लोग इतना ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, अगर उनको बताते हैं कि ऐसे करके गांठ है और उसकी सस्पेशन इतना है, तो पेशेंट बोलते कि हमें इन्वेस्टिगेट कर लो मैम, हमें कोई चीज़ नहीं छोड़ना है ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए। तो आजकल हम क्या करते हैं, अगर बायरेट्स 3 मिलता है, हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी करना चाहते हैं और उसमें पता करना चाहते हैं कि क्या है, इन्फेक्टिव है या नॉर्मल हाइपरप्लेजिया है या नॉर्मल फाइब्रोसिस्टिक गांठ है या कैंसर के सेल्स हैं उसमें। अगर कैंसर के सेल्स हैं, फिर हम पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कौन सी स्टेज है। फिर आगे सिटी स्कैन होता है छाती का और पेट का, देखने के लिए कौन सी स्टेज पे है, कि लिम्फ नोड्स में तो नहीं गया है, वहीं पे लिमिटेड है। उसी हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी होगा पहले या पहले कीमो होगा, उसी हिसाब से डिसाइड करके पेशेंट को बता दिया जाता है कि ये स्टेज है, ये ट्रीटमेंट शुरू करना है, और ये करने के बाद 70 to 80% चांस है कि आप ठीक हो जाओगे। तो मैम, इसका मतलब अगर हम स्क्रीनिंग करवाते हैं, स्क्रीनिंग में मैमोग्राफी कराते हैं, उसमें एक स्कोर मिलता है जिसको हम बायरेट स्कोर बोलते हैं। उस स्कोर से हमें ये पता चलता है कि इसका कैंसरस या नॉन कैंसरस होने का रिस्क कितना है। अगर उसमें कैंसरस होने का रिस्क होता है तो उसके बाद हम पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर वो कैंसरस होने का रिस्क नहीं होता है तो केवल पेशेंट को फॉलो अप करते हैं। अगर कैंसर होने का रिस्क होता है तो जैसा कि आपने बताया कि हम उसमें
शायद बायोप्सी करते हैं और कुछ टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि वो कहीं फैल तो नहीं गया है, और उसके इलाज में सर्जरी और कीमोथेरेपी इलाज होता है, और इलाज का रिजल्ट बहुत अच्छा है जिसमें पेशेंट बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव करता है या फिर पूरे तरीके से कैंसर से ठीक हो जाता है। हाँ जी। ठीक है, तो मैम आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे अगर हम हमारे इंडियन सिनेरियो की बात करें, जैसे कि आप बठिंडा में काम करती हैं, तो बठिंडा के आसपास बहुत सारे गांव हैं जहां पे कैंसर का इंसिडेंस यानी कि कैंसर के पाए जाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लोग इस स्क्रीनिंग के बारे में कितने अवेयर हैं, कितने पेशेंट ऐसे पेशेंट जो जिनको अभी कैंसर की कोई शिकायत नहीं है और जो ये जानना चाहते हैं कि कोई उनको रिस्क तो नहीं है, या स्क्रीनिंग के लिए जो आपके पास आते हैं कितना उनका नंबर है, अगर वो नंबर कम है या ज़्यादा है तो क्या ऐसा सोसाइटी में कारण है जिसको हम ठीक कर सकते हैं? यहाँ तो नंबर बहुत कम है जो हमारे पास नॉर्मली आते हैं। लोग बोलते हैं कि हमें स्क्रीनिंग कराना है या मैमोग्राफी कराना है, पर उसको बढ़ाया जा सकता है कि अगर हम हेल्थ केयर टॉक्स ज़्यादा ऑर्गेनाइज करें, गाँव में जाके हम ये मैसेज दें कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, किन किन लोगों में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कि हमें अवेयर रहना चाहिए कि ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। वो बढ़ा सकते हैं हेल्थ केयर टॉक्स करके, एजुकेशनल सेमिनार्स करके, और लोगों को जा जा के बता के कि ये चीज़ है और आके टेस्ट करा लो, ताकि हम और अपने ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कर पाएँ। लोगों के मन में बहुत सारी धारणाएं हैं ब्रेस्ट कैंसर को लेके, जो कि सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। तो हम आपसे वो लोगों के मन की बात पूछेंगे, आपको बताना है वो बात सही है या गलत है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या केवल औरतों को ही ब्रेस्ट कैंसर के बारे में चिंतित होना चाहिए या ये आदमियों में भी हो सकता है? जो ब्रेस्ट कैंसर है सबसे ज़्यादा कॉमन, मोस्ट कॉमन तो फीमेल्स में है, पर ऐसा नहीं है मेल्स में नहीं होता। मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर का जो इंसिडेंस है वो है, पर ये कि फीमेल से कम है। तो मेल्स ऑल्सो शुड बी अवेयर कि ब्रेस्ट कैंसर उनमें भी हो सकता है। तो कोई भी साइन सिम्टम, कोई गांठ दिख रही है, कोई निपल से डिस्चार्ज लग रहा है, कोई वहाँ पे अल्सर लग रहा है स्किन के ऊपर, तो जाके एक बार डॉक्टर को दिखा लें, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि मेल में ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता, मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। मैम, ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस से रिलेटेड बाहर बहुत सारे बोर्ड लगे होते हैं, होर्डिंग्स लगे होते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस होती हैं, जैसे हम भी वीडियोस बना रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं ये सारी चीज़ें मार्केटिंग कैंपेन है, लोग केवल पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? कुछ लोग बोल सकते हैं इस बारे में कि मार्केटिंग है, बट ऐसा नहीं है। ये सब कैंपेन करने का फ़ायदा मिला है, क्योंकि अगर हम कैंपेन नहीं करेंगे लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस भी कोई चीज़ है, यहाँ में ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी कोई स्क्रीनिंग चीज़ होती है। पेशेंट आके पूछते हैं मैम कैंसर को पता करने के लिए हमारे पास क्या क्या स्क्रीनिंग चीज़ें हैं। ये तो हमें पता है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी बनी है जो कि हमें करानी चाहिए, द स्क्रीनिंग टूल है। ऐसी जैसे सर्वाइकल कैंसर के लिए हमारे पास पैप स्मीयर टेस्ट है जो कि हम कहते हैं कि हर फीमेल को कराना चाहिए। तो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के थ्रू हम ये बता पाएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर को पता करने के लिए हमारे पास एक स्क्रीनिंग गाइडलाइन है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है हम अपने आप को पता कर सकते हैं कि हम ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क में फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ये मंथ नहीं सेलिब्रेट होगा तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी, हम नहीं फैला पाएंगे, लोगों तक मैसेज नहीं दे पाएंगे। दूसरा है कि हमें रिसर्च करना है और कि हम और ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में और डेवलपमेंट क्या ला सकते हैं, मतलब और नई टेक्निक क्या आ सकती है और नई एडवांसेस क्या आ सकती है कि हम ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट को और मॉडिफाई कर पाएँ। वो बिना फंड्स के पॉसिबल नहीं है। तो हमें फ़ंड रेस करने के लिए भी लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी कि ब्रेस्ट कैंसर ऐसी चीज़ है कि जो हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रमोट करेंगे, अवेयरनेस करेंगे तो ज़्यादा लोग ठीक हो पाएंगे। तीसरा है जो ऑलरेडी पेशेंट सफ़र कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर को लेके, उनको हम मोटिवेट करना चाहते हैं। और बहुत सारे जो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स होते हैं हमारे साथ, उनको बहुत मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है कि हाँ कि ब्रेस्ट कैंसर ऐसी चीज़ है कि जो ठीक हो सकती है। मैम, लोगों के मन में बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं हमारे देश में, तो क्या आपको लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर को लेके लोगों के मन में बहुत अंधविश्वास हैं जिसकी वजह से लोग दिखाने नहीं आते और कैंसर को हम जल्दी नहीं पकड़ पाते? हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं गांठ हो गई थी, वो गांठ नॉर्मल है, वो आसपास के बाबा लोग के पास चले जाते हैं, वो बाबा लोग उनको कुछ हीट थेरेपी दे देते हैं। वो हीट थेरेपी से थोड़े बहुत टाइम के लिए पेन ठीक हो जाता है उनका, बट उससे क्या होता है कि बहुत पेशेंट का अल्सर बन जाता है। पेशेंट हमारे पास आते हैं एडवांस स्टेज लेके, जब पूरा अल्सर बन जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है एंड पेशेंट ऑलरेडी एडवांस स्टेज पे पहुंच जाता है। जो उनको पूछो तो ये क्यों नहीं लेके आए, इतना बड़ा लम्ब था आपकी छाती में, पता नहीं लगा आपको,
तो वो कहते हैं नहीं नहीं, किसी ने बोल दिया ये तो ऐसी गांठ है, इन्फेक्शन की गांठ है, ये कुछ कैंसर नहीं है, इस वजह से वो लोग लेट आते हैं हमारे पास। क्या आपको लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ की वजह से लोगों में अवेयरनेस सच में बहुत हुई है और इसने रिसर्च में भी बहुत हेल्प किया है? डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ से हमें काफ़ी चीज़ें बढ़ गई हैं। पहले क्या होता था, लोग नहीं आते थे, अब नॉर्मली भी ओपीडी में काफ़ी यंग फीमेल्स भी आ रही हैं। अगर उनको कोई भी सिम्टम आता है ऐसे वाला, पेन होता है या लंप लगता है उनको या डिस्चार्ज आ रहा है, एटलीस्ट वो ये अवेयर हो गई कि डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। तो उनको अगर हम बोलते हैं कि मैमोग्राफी करा लो, तो वो 1 मिनट में मान जाती है कि हाँ मैम आप टेस्ट बता दो कौन सा कराना है। अब वो टेस्ट कराने के लिए रेडी हो चुकी हैं। पहले क्या होता था, कुछ बोलते थे मैमोग्राफी वगैरह टेस्ट बोलते थे तो उनके अंदर ये होता था ये टेस्ट क्यों कराएं, इस टेस्ट में कुछ आ गया तो क्या करेंगे। अभी वो चीज़ कम होती जा रही है, लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें टेस्ट करा लें ताकि हमें पहले ही पता चल जाए। तो मैम ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ में हम अर्ली डिटेक्शन की बात कर रहे हैं कि हमें स्क्रीनिंग करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी कैंसर को पकड़ना चाहिए। तो क्या ब्रेस्ट कैंसर को होने से रोका जा सकता है? ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन के लिए कुछ मॉडिफिकेशन फैक्टर्स होते हैं, मॉडिफिकेशन जो हम चेंज कर सकते हैं। उससे सबसे पहले आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हमें हेल्दी खाना चाहिए और हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हम वेट रिडक्शन करके रखें अपना। तीसरी चीज़ होती है ब्रेस्ट फीडिंग कराना। जितना हम ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करेंगे उतना ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाएगा। तो जो फीमेल ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराती हैं, ब्रेस्ट फीड अपने बच्चों को कराती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। फिर आता है हार्मोन जो थेरेपी यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग, जैसे HRTs लेते हैं, वो है कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हमें बंद कर देना चाहिए। काफ़ी लंबे टाइम तक हार्मोन थेरेपी नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है मैम ये जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस है ये केवल उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ दोनों के लिए है, उन लोगों के लिए भी है जो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं, प्लस उन लोगों के लिए भी है जिनमें ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ है। ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ पूरा जो महीना होता है, इसमें एक डेट आती है जिसमें 13 अक्टूबर बोलते हैं। उसमें हम बेसिकली उन पेशेंट के लिए सेलिब्रेट किया जाता है जिनमें ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है। फिर अगला हफ्ता 3rd वीक ऑफ अक्टूबर सेलिब्रेट किया जाता है बेसिकली मेल ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए। मतलब उसमें क्या होता है, मेल्स को अवेयर करना चाहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर ऐसी चीज़ नहीं है जो फीमेल्स में ही होती है, मेल्स में भी हो सकती है। उस पर हम साइन सिम्टम बताते हैं उनको, ये सिम्टम हो सकता है, साइन हो सकता है, ताकि मेल्स भी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो पाएँ। पिंक रिबन को कैसे यूज़ किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के लिए? बेसिकली पिंक रिबन क्या होता है, पिंक रिबन हम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो सबको, कि हम पिंक रिबन अपने एप्रन्स पे लगा के ये डोनेट करना चाहते हैं कि दिस इज़ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, जो कि अक्टूबर में मनाया जाता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये मैसेज दे पाएँ कि हमें स्क्रीनिंग शुरू कर लेनी चाहिए, हमें कोई साइन सिम्टम अगर है तो पहले ही आ जाना चाहिए। प्लस जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स हैं उनको सपोर्ट देने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। मैम ये हमारा सेकेंड राउंड था जिसमें हमने लोगों के मन में गलत या सही धारणाओं के बारे में बात करी। अब हमारा 3rd राउंड है जिसको हम रैपिड फायर राउंड बोलते हैं। तो इसमें हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको कम से कम शब्दों में लोगों की अवेयरनेस के लिए उस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ कब से कब तक बनाया जाता है? ये अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। पूरा महीना अक्टूबर का ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ का ग्लोबल सिंबल क्या होता है? बेसिकली पिंक रिबन से डोनेट किया जाता है कि ये पूरा महीना हमारा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गोल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ का क्या है? अर्ली डिटेक्शन, ताकि जल्दी से जल्दी हम डिटेक्ट कर पाएंगे ब्रेस्ट कैंसर को। कौन से ऐसे की इवेंट्स हैं जो वर्ल्ड वाइड ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए होते हैं? इवेंट जो होते हैं जैसे हमारी वॉक्स होती हैं, हमारे एजुकेशनल सेमिनार्स होते हैं, हेल्थ टॉक्स होते हैं, ये सारे इवेंट्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया किया जाता है, ऑल ओवर वर्ल्ड किया जाता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बता पाएँ लोगों को। अर्ली डिटेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाने वाला तरीका क्या है? स्क्रीनिंग मैमोग्राफी। हम मैमोग्राफी को प्रमोट करना चाहते हैं। बेसिकली हम बताना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा मैमोग्राफी करा पाएंगे लोग, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैमोग्राफी करा पाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज फैल पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट हो पाएँ। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है? मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के थ्रू कि हमें अपना स्क्रीनिंग शुरू कर देना चाहिए एटलीस्ट आफ्टर 40 ईयर्स, कि हम हर 2 साल पे मैमोग्राफी कराएं। इसलिए नहीं मैमोग्राफी कराने कि हम कोई रिस्क पे हैं, हम इसलिए कराना है ताकि हम अपनी आगे वाली लाइफ को अच्छा कर पाएँ और अपने रिस्क को कम कर पाएँ। क्या अवेयरनेस क्रिएट करके ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली डेथ्स को कम किया जा सकता है? डेफिनेटली।
अगर हम जल्दी कराएंगे, डिटेक्शन जल्दी होगा, स्टेज अर्ली स्टेज पे पकड़ पाएंगे और जल्दी ट्रीटमेंट कर पाएंगे, तो हम सर्वाइवल रेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ सर्वाइवल रेट को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, ताकि जल्दी पेशेंट को पता चले, ट्रीटमेंट कंप्लीट हो पाए और हम जो सर्वाइवल रेट है उसको बढ़ा पाएँ। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ में आदमी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? मेल्स कैन हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग कैंपेन्स, हमारे कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर सकते हैं, हेल्थ केयर टॉक्स देने में हेल्प कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं कि हमें मैमोग्राफी क्यों करानी चाहिए, ये सब चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। अवेयरनेस का प्राइमरी फोकस क्या होता है? प्राइमरी फोकस होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अर्ली स्टेज पे पता लग पाए कैंसर का और उनका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू हो पाए। ये था आज का हमारा शो, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर नेहा गुप्ता, जो कि बठिंडा पंजाब में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जिनके पास कैंसर की हाईएस्ट डिग्री है, जो बठिंडा पंजाब में कैंसर के पेशेंट्स का इलाज करते हैं। इन्होंने हमें बताया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में कि जितनी भी औरतें हैं 30 साल से ज़्यादा उम्र की जो हाई रिस्क हैं, या 40 साल के ज़्यादा उम्र की, सभी औरतों को ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। और इन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हमारे मन में जो भी गलत धारणाएं हैं उन सबको दूर किया। डॉक्टर नेहा गुप्ता का डॉक्टर विद डॉक्टर आपके अपने शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर दीपक। इस शो के ज़रिए हम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज फैला पाएंगे ब्रेस्ट कैंसर के रिगार्डिंग, तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो। मैं एक मैसेज दे पाऊँगी ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कि ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी से जल्दी रोका जाए और जल्दी से जल्दी हम लोगों पर पता कर पाएँ कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है और उसका पूरा इलाज कर पाएँ। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।